अब हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैसे एक बिल्डिंग होता है, और बिल्डिंग किससे बना होता है? ब्रिक से बना होता है। तो ब्रिक के कॉम्बिनेशन से एक बिल्डिंग बनता है। उसी तरह जो है मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। तो मैटर जो है डिफरेंट तरह का एटम मैटर जो है वो बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से। अब ये एटम कितने बड़े होंगे? तो एटम एक्चुअली बहुत ही छोटे होते हैं। अब इतने छोटे होते हैं कि उसको मेज़र किया जाता है 10⁻⁹ दैट इज़ नैनोमीटर में। और ये नैनोमीटर क्या होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 पे 90, तो ये नैनोमीटर में मेज़र किए जाते हैं। अब मॉडर्न ये काफ़ी छोटे होते हैं, उनको देखना बहुत ही मुश्किल है, जो कि पूरी मैटर को बनाते हैं, और जो मैटर हमारे चारों ओर है। लेकिन अब इनको जो है मॉडर्न टेक्निक के यूज़ से हम लोग देख सकते हैं। ये सरफेस है, सरफेस इमेज है सिलिकॉन का, जो कि एटम को दिखा रहा है। अब जो है क्या सिंबल है एटम के डिफरेंट एलिमेंट के। अब इसको दिया गया था सिंबल, फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था डाल्टन्स के द्वारा, और उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट सिंबल दिखाए थे। अब और ब्राज़ीलियस ने उसका ये जो एलिमेंट का नाम जो होता है वो 2 लेटर सिंबल से दिखाया था। तो ये जो किया गया था, आप देख सकते हैं कि गोल्ड के लिए अलग सिंबल, कार्बन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग सिंबल, ये डिफरेंट एलिमेंट का सिंबल था। बट इसके नेम का सिंबल जो था, जो नेम जो लिखा गया, तो ये ब्राज़ीलियस ने दिया था। तो अब ये है क्या? कैसे हम लोग नाम देते हैं, कैसे उन्होंने नाम दिया था? तो कुछ एलिमेंट के नाम जो दिया गया था वो उनके जगह के आधार पे, जहाँ पे उनको फर्स्ट टाइम फाउंड किया गया था। जैसे कॉपर जो है, कॉपर वर्ड जो आया है साइप्रस से आया है। साइप्रस एक जगह है जहाँ से ये कॉपर वर्ड जो है कॉपर एलिमेंट के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद गोल्ड का यूज़ किया गया उसके कलर्स के आधार पे। जैसे अ इसका कलर के आधार पे, और जो एलिमेंट का नेमिंग होता है, सिंबल्स नेमिंग, फिर यूनिट, ये सारे कुछ जो भी होता है उसको डिसाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी जो भी नाम है उसको अप्रूव करती है, और फिर वो नाम जो है बाकी बुक में या कहीं भी यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है। तो अब ये नेमिंग कैसे होते हैं? तो नेमिंग जनरली 2 या 1 लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं उनसे किया जाता है। अगर 2 लेटर है तो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में होगा, सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का एक जो है कैपिटल ही में यूज़ किया गया है। एल्युमिनियम का एक कैपिटल है और एक जो है स्मॉल है। तो आप देखोगे बगल वाले जो भी 2 सिंबल हैं, AL, यहाँ पे AL है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे AL आप देख सकते हैं, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। उसी तरह कोबाल्ट में CO, तो एक लेकिन ऐसा नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, जैसे क्लोरीन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे H नहीं है, CH नहीं है, क्लोरीन Cl है। यहाँ पे जिंक में Zi नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं Zn है। तो कभी-कभी इस तरह भी लिया जाता है। तो अब जनरली जो नेम जो आए हैं वो किस लैंग्वेज के से आए हैं? लैटिन, जर्मन और ग्रीक से आए हैं ये नेम, जो भी एलिमेंट के नेम आए हैं। तो कुछ में आपको आप देखते हैं कि जैसे आयरन हम लोग कहते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है आयरन, तो IR होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखोगे कि Fe यूज़ होता है। तो Fe किसके लिए? लैटिन वर्ड फेरम के लिए। उसके बाद सोडियम, सोडियम के लिए Na, ना कि SO, तो ये नाइट्रियम के लिए। उसी तरह पोटेशियम के लिए के किसके लिए? कैलियम के लिए। तो इस तरह जो है नेम दिया जाता है उनके एलिमेंट का नेम जो है, और उनकी स्पेसिफिक जो है केमिकल सिंबल के साथ यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम, AL, ये सारे नेम हैं जो जैसे कॉपर, फ्लोरीन, ये सब सारे नेम हैं डिफरेंट जो है एलिमेंट के। तो इस तरह जो है टाइम हम लोग का क्या होता है कि सेव होता है। छोटा सा सिंबल हम लोग दे लिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जब करने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसमें जाएगा, इसीलिए सिंबल का यूज़ किया जाता है, जिसको दिया था किसने? वर्जिलियस ने दिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास।
अब हम लोग एटॉमिक मास पढ़ेंगे, और ये जो एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया था वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आया था। और उनके अकॉर्डिंग सभी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट है सभी का जो है एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होगा। और ये जो थ्योरी दिया गया था डाल्टन्स के द्वारा, इसने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होते क्या हैं? तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होते हैं, ये लॉ जो है ये बताते हैं कि जो भी कंपाउंड है, जो एलिमेंट से बनेगा, वो उस कंपाउंड का जो होगा वो जो कंपोजिशन जो होगा हमेशा फिक्स होगा। तो कैसे फिक्स होगा? तो जैसे मान लो कि वाटर में कार्बन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो इसमें जो कंपोजिशन होंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कितने जो प्रोपोर्शन में होते हैं 1:8 में। तो जो वाटर हमने इंडिया से लिया, या हमने पाकिस्तान से लिया, या इंग्लैंड से, कहीं का भी वाटर हम लोग लेंगे, तो उसका कंपोजिशन अगर देखेंगे, मेज़र करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो हर एक जगह जो होगा सेम ही होगा। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसको तो लावेजर ने दे दिया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, और प्राउस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता दिया था। बट एक्सप्लानेशन जो दिया गया, ये एक्सप्लानेशन दिया गया डाल्टन्स के द्वारा। डाल्टन्स ने इसको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद जो एटमिक मास का कंसेप्ट आया, उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटमिक मास फाइंड करना शुरू कर दिया कि कैसे इसको फाइंड किया जाए। क्योंकि एटम बहुत छोटे थे, और उस टाइम ना एनएमआर आया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे कि आजकल जो है एग्जैक्ट मास निकाला जाता है, तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो उसके चलते क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो एटॉमिक मास था, चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो उनको मेज़र करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। तो बिल्कुल जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस है, और ये बैलेंस में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें लेना रहता है, वो क्या है, अननोन है। सपोज़ इस बैलेंस में रखा गया है, और ये क्या है, अननोन है मास, जिसको हमको लेना है, और इसमें रखा गया है 1 kg जो वेट जो रखा जाता है। तो आपने देखा होगा, जब ये दोनों एक जो है लाइन में आ जाते हैं, एक, तो उसको ये क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो गए, तो एक लाइन में आ गए। तो इट मीन्स अब ये जो अननोन वेट है, ये अननोन वेट नहीं रहा, अब इसका जो वैल्यू हो गया 1 kg हो गया। तो इस तरह हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिलेट करके, किसी न किसी से जो नोन क्वांटिटी है उसे रिलेट करके। तो हियर अब ये रिलेटिव एटमिक मास आया, तो यहाँ पे रिलेट करके। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और ये रिलेटिव एटमिक मास जो है डिटरमाइन किया गया, जो भी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन थे और कंपाउंड जैसे फॉर्म होते हैं, तो इससे इसका यूज़ करके निकाला गया। अब यहाँ पे जो है एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, CO, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो कि फॉर्म करता है 3 ग्राम जो है वो कार्बन है, और 4 ग्राम ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, CO बनाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो कार्बन कितने के साथ कंबाइन करता है, ये कार्बन कंबाइन कर रहा है 4/3 टाइम्स इस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है कंबाइन कर रहा है इसके कार्बन के मास का 4/3 टाइम्स इसके मास का, कार्बन के 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4/3 टाइम्स जो कार्बन का मास से ये कंबाइन कर रहा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है, अब यहाँ पे आया मास, ये नेम आया एटमिक मास यूनिट। अब एटमिक मास यूनिट नहीं जो है यूज़ होता है, अब यहाँ पे यूज़ होता है यूनिफाइड मास। तो एटमिक मास यूनिट जो हो जाएगा ये AMU एटमिक मास ऑफ एटम है, और उसका यूनिट तो एटमिक मास। तो यहाँ पे अब यूनिफाइड मास, अगर सपोज कीजिए, अगर हम कार्बन को मान लें कि 1U, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 1.33U आ जाएगा, अगर इसको लेके चले तो।
फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि फ्रैक्शन में थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। कोई भी सम आप कीजिए तो फ्रैक्शन में मुश्किल होता है। तो अब क्या चाहिए था कि होल नंबर में आए। तो होल नंबर में आए तो कौन सा ऐसा कौन सा एलिमेंट ले जिसके साथ अगर किसी भी चीज़ का हम मास डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि जैसे रिलेटिव टर्म आ गया तो उसके लिए तो एक चाहिए। जैसे हमने कोई चीज़ लेना है 1 kg का, तो 1 kg का वेट तो होना चाहिए। तो उसी तरह जो रिलेटिव यूज़ किया गया, जिससे रिलेट करना है, तो सबसे पहले आया ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन जो था एलिमेंट, उससे बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन करते थे। एक तो ये रीज़न था ऑक्सीजन को जो चूज़ करने का, और दूसरा रीज़न था कि ऑक्सीजन के जो मास थे, मास ऐसा था कि कोई भी दूसरा मास अगर फाइंड करते थे, उसका होल नंबर में आता था, होल नंबर में आता था, और जो कि इजी था। तो यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन में, ये तो एग्जांपल देखे हैं, फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए, बहुत क्या होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दो रीज़न इसका इसका दिया गया कि एक तो होल नंबर में आ रहा था ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन को लिया गया कि कोई भी एलिमेंट का मान लो कि अननोन एलिमेंट है, और दूसरे तरफ जैसे मैंने बैलेंस बनाया, तो जो भी एटॉमिक मास अगर लेना है, तो अब इस तरफ जो है, जैसे 1 kg इधर रखा गया और इधर जो भी सामान हमें लेना होता है, तो एटॉमिक मास के टर्म में अब इधर क्या रखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट को, कोई भी किसी भी एलिमेंट का जिसका मास निकालना है, और इधर क्या रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के मास को लिया जाएगा। तो अब ये एटॉमिक मास यूनिट जो था, वही एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। जैसे 1 kg वेट के सामने अगर एक जो है बैलेंस में हमने एक बैलेंस में हमने क्या किया, एक बैलेंस में हमने क्वांटिटी रखा, और एक बैलेंस में हमने क्या लिया, जो 1 kg वेट लिया। एक बैलेंस में हमने क्वांटिटी जो लेना है, और एक बैलेंस में क्या है, 1 kg मास है। तो कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 kg के बराबर हो जाएगा। या अगर मान लो कि कुछ ज़्यादा है तो 1.5 kg हो जाएगा। तो इससे इस kg से 1.5 kg हो गया। तो अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट लिया गया, जैसे kg, वो क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे kg होता है वेट का, उसी तरह यहाँ पे एटम का मास का हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे kg तो नहीं आएगा, तो हमने ले लिया एटॉमिक मास की यूनिट। तो जैसे होता है ना 1 kg 2 kg, तो kg यूनिट हो गया। तो यहाँ पे एटम का जो यूनिट होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 kg का क्या हो गया, 1 हो गया, और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। उसी तरह यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे आया एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे कोई नंबर, कोई भी नंबर लेंगे, तो या तो 2 एटॉमिक मास यूनिट होगा, 3 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो अब ये ऑक्सीजन क्यों लिया गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी थी, सारे एलिमेंट रिएक्ट करते थे, और आप देखोगे सभी कुछ ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा आपको। जनरली फूड भी अगर छोड़ देते तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके वजह से फूड ख़राब हो जाता है। और जो भी मास लिया गया उसके कंपेयर में, तो सारे होल नंबर में आए। तो ये फ़ायदा था इसको लेने का। तो सबसे पहले चूज किया गया ऑक्सीजन को। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता था, 1/16 मास ऑफ एटम ऑफ दैट ऑफ अकरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना मास होता है, ऑक्सीजन होता है 16। तो 1/16 ये क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट जो हो गया 1/16 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन तो पहला ये लिया गया, ऑक्सीजन का लिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद 1961 में जो है, अब दूसरा एटॉमिक मास, ऐसा एटॉमिक मास यूनिट लिया गया जो कि पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया गया था, और उसका नाम था कार्बन 12 आइसोटोप। अब यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, तो 12 है। एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, मास ऑफ दैट ऑफ द कार्बन एटम। तो जैसे ऑक्सीजन में क्या था, एटॉमिक मास यूनिट जो है इक्वल टू 1/16 ऑफ दैट ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जब कार्बन लिया जाएगा तो जिसका आपको पता ही है 1/12 मास ऑफ दैट ऑफ कार्बन एटम। तो ये इस तरह जो है लिया गया एटॉमिक मास यूनिट को। अब सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है निकाला गया इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन 12। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो है बैलेंस है, और बैलेंस में एक तरफ क्या रखा गया है, बैलेंस में एक तरफ जो है कोई भी एलिमेंट को रखा गया, बैलेंस में कोई एलिमेंट को रखा गया, और इस तरफ बैलेंस में जो रखा गया कार्बन 12 को रखा गया। और उसके अकॉर्डिंग अब इसका जैसा मास होता था वैसा इसका एटॉमिक मास होता है। अब यहाँ पे वही बात हो गई कि यहाँ पे फ्रूट सेलर है, उसके पास कोई वेट नहीं है, तो बिना उसके पास कोई वेट का ही वो जो है उसको फ्रूट बेचना है, तो क्या करेगा। एक वाटरमेलन है उसके पास, तो वाटरमेलन का वो क्या करता है, वो इक्वल टू 12 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो 12 इक्वल पार्ट मीन्स 12 यूनिट, ये क्या हो गया 12 यूनिट, और एक यूनिट जो हो गया एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, चूँकि उसके पास वेट नहीं है, वो मान लेगा इसको एक यूनिट। तो अगर वो ये एप्पल बेचता है तो बोलेगा एक यूनिट एप्पल, कोई पूछेगा एक यूनिट हमको एप्पल चाहिए। एक फ्रूट जो है इसका रिलेटिव फ्रूट यूनिट, फ्रूट मास यूनिट, फ्रूट मास यूनिट। तो फ्रूट है यहाँ पे क्या है, फ्रूट है, मास है, और यूनिट, फ्रूट मास यूनिट। तो ये जो फ्रूट सेलर है उसके पास वेट नहीं है, तो उसने क्या किया, वाटरमेलन को 12 भाग में बांटा, और एक भाग मान लिया उसका, क्या मान लिया, एक यूनिट। तो ये जो फ्रूट अब बेचेगा, तो ये अगर एक वाटरमेलन के टुकड़े के बराबर अगर फ्रूट इसका आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्रूट यूनिट हो जाएगा। उसी तरह एक अगर जो है एक एएमयू आ जाएगा, 2 एएमयू आ जाएगा। और उसी तरह क्या हुआ, उसी तरह बहुत सारे एलिमेंट के जो है मास जो है एएमयू में निकाले गए, जिसको हम लोग यू में, अब यूनिफाइड मास होता है, ना कि एएमयू, पहले एएमयू में होता था। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का मास आया 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इस तरह सारे मास आए, जो कि कैसे कि एक तरफ उसने क्या रखा, पहले तो ऑक्सीजन लिया, और दूसरी तरफ जो है पहले क्या लिया उसने, ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर उसने लिया कार्बन 12 लिया, और दूसरा जो था उस पे लेता था कोई भी एलिमेंट। अब कोई भी एलिमेंट, और इसका क्या है, यू है, यूनिट क्या है, जैसे केजी है तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, यू है। तो इस तरह जो है एटॉमिक मास एग्जिस्टेंस में आया, और ये सारे मास जो है निकाले गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम के बारे में पढ़ेंगे, और एटम ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एटम जो होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वो अकेले जो है इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्टेंस नहीं शो करते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो किसी न किसी से कंबाइन कर जाते हैं। तो ये एटम जब कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स या आयंस, और ये मॉलिक्यूल्स आयंस जो होगा वो एग्रीगेट होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे, और ये फॉर्म करेंगे आपका जो है मैटर, और जो मैटर जो हम लोग देखते हैं। तो इस तरह जो है एटम एग्जिस्ट करते हैं, एटम एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल के रूप में। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, तो मॉलिक्यूल में जनरली, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि 2 ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों कंबाइन किया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अकेले नहीं रह सकता है, तो इसने दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन किया, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल हो गया। अब ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, ये क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, डबल बॉन्ड है, और दोनों के बीच में जो होगा अट्रैक्शन होगा। तो दोनों जो है जो टाइटली जो बॉन्डेड रहेंगे, हेल्ड टुगेदर रहेंगे, वो अट्रैक्टिव फोर्स से रहेंगे। दोनों किससे रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स से रहेंगे, हेल्ड टुगेदर, दोनों बंधे हुए रहेंगे, हेल्ड टुगेदर मीन्स बंधे हुए रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल जो है हम देखते हैं O2 देखते हैं, N2 देखते हैं, O3 देखते हैं, ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, कहीं भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो है मॉलिक्यूल और एटम में
डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करें? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। सभी प्रॉपर्टी दिखाए, क्योंकि एटम तो है ही उसके अंदर में, तो सारी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अब सारे एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ जो है एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट जो होंगे वो उसमें क्या होगा, एक ही तरह का एटम होगा, केवल एक ही एटम होगा। तो जैसे आर्गन में केवल एक ही एटम है, उसी तरह ये जो हीलियम जो मॉलिक्यूल है उसमें केवल एक ही एटम है उस जो एलिमेंट का। लेकिन कुछ जो होंगे उसमें कुछ अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन में आप देखिए, ऑक्सीजन में O2 है, दो ये डाईएटमिक है, और ये जो है ओजोन आ गया ट्राईएटमिक, 3 ऑक्सीजन के जो है एटम मिलके एक जो है ओजोन मॉलिक्यूल बनाया है। और इसमें क्या है, 2 जो है ऑक्सीजन मिलके एक जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया है। तो यहाँ जो जितने एटम कंबाइन करके जो बनाएंगे मॉलिक्यूल, तो उसको कहेंगे एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी जो होती है किसी नंबर ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन जो है O2 मॉलिक्यूल जो बना है वो कितने एटम से, 2 एटम से, तो ये जो है 2 इसकी एटोमिसिटी होगी। फिर ओजोन 3 से, तो 3 इसकी एटोमिसिटी होगी। फिर आर्गन 1 से, तो 1 जो हो गया ये हो गया मोनो एटमिक, ये क्या हो गया डाई एटमिक, ये हो गया ट्राई एटमिक। तो इसी तरह मोनो डाई ट्राई। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, कार्बन या बहुत सारे उनका जो है बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा एटम ये कंबाइन किए रहते हैं, बाउंडेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनडिफिनिट नंबर पॉली एटमिक होते हैं ये जनरली। तो आप देख सकते हैं जैसे नॉन मेटल हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। मोनो एटमिक है आर्गन, केवल एक ही एटम होंगे इनके मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन में डाई एटम होंगे। हाइड्रोजन में जैसे H2 क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं नाइट्रोजन में। फिर डाई एटमिक क्लोरीन, अगेन हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl2। उसी तरह फॉस्फोरस जो होंगे टेट्रा एटमिक P4, और सल्फ़र जो होंगे पॉली एटमिक, बहुत सारे सल्फ़र के जो है एटम जो है मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जनरली जो भी ये एटम जो है जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते हैं, ये मॉलिक्यूल के रूप में शो करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो एटम जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट के ज्वाइन करेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म अ कंपाउंड। जनरली एटम क्या होते हैं, जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म अ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, ये बनाते हैं कंपाउंड। अब इसको हम इस टर्म में भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल वही होगा कि जो एटम जनरली क्या होता है कि एलिमेंट हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो बनते हैं, बनते हैं कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एलिमेंट की क्या चीज़ कंबाइन करता है, एक्चुअली जो होता है एटम कंबाइन करता है, एटम ज्वाइन करता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो है कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे जो एटम जो है कंबाइन कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट का टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, एटम ऐड हुआ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, और कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो ये बनते हैं कंपाउंड। बट यहाँ पे क्या हो गया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम कंबाइन हो रहे हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वाटर जो दिख रहा है आपको, तो 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन हुआ है। इसका प्रोपोर्शन जो है फिक्स रहेगा। जैसे अमोनिया, कहीं का अमोनिया ले तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है फिक्स है, नहीं तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन का इसका भी फिक्स है। तो हमने इस तरह देख लिया है। अब यहाँ पे जैसा हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ कैसे हम लोग निकालते हैं उसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या हो गया, हाइड्रोजन का जो है ये हो गया मास 1, उसके बाद ऑक्सीजन 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, एटमिक मास जो हो जाएगा, जनरली एटमिक मास क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का 1, और इसका एटमिक मास कितना होता है 16। तो ये जो किया गया है
ये जनरली ऐसे किया गया है जैसे ये सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा गया है, लेकिन वाटर के केस में जैसे हम लिखते हैं, मैं दिखा देती हूँ क्यों ये होता है। तो वाटर के केस में अगर है ये तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा, वाटर के केस में जो होगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है, तो यहाँ पे वाटर के केस में क्या हो जाएगा, H2O है। तो अब मास कितना है, 2 है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना है 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना मास है 2। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे 1 आता है, वहाँ पे 8 आता है, तो हाइड्रोजन के सामने कितना आया, हाइड्रोजन के सामने जो है 1 आया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे जो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे H2O, ओके। तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन है तो 2, तो 2:16। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1:8 आता है, 1:8। तो पहला क्या था हाइड्रोजन, तो 1 किसका है हाइड्रोजन, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया हाइड्रोजन का 1 मास हो गया, सिंपलेस्ट मास क्या हो गया 1 हो गया, और ऑक्सीजन का 8। तो इस तरह रेशियो हम मास का निकाल लिए, सिंपलेस्ट मास। अब यहाँ पे जो है एटॉमिक मास यूनिट जैसा कि होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि एटॉमिक मास यूनिट सबका कितना आता है, तो 1 और 16, और ये AMU में नहीं होगा, ये केवल हम लोग क्या लिखेंगे U लिखेंगे। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये, अब देखो क्या आया 1, ये डिवाइडेड बाई ये क्या आया 8/16, 1/2, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो जो आ जाएगा, ये एक्चुअली कैसा हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे क्या आया 1, और यहाँ पे क्या आया is to 1/2, यहाँ हाइड्रोजन का लिखते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का ये आया। अब ये इधर जा सकता है क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वही 2 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह जो है इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो आ जाएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ द वाटर इज H ऑक्सीजन इज 2:1। अब आयन क्या होंगे, तो आयन जनरली जो होते हैं चार्ज स्पीसीज होते हैं, और ये चार्ज स्पीसीज कैसे होंगे, कैसे ये प्रोड्यूस करेंगे। अब जो भी चार्ज स्पीसीज होंगे उनको कहेंगे आयंस। अब जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम को ले लेते हैं तो Na+, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। या मान लो कि Cl-, तो ये क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। या O2-, ये क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब 2 चार्ज आएंगे, या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो ये चार्ज आते कैसे हैं ये बाद में हम लोग देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो यहाँ पे हम लोग बस ये समझेंगे कि कोई भी चार्ज स्पीसीज़ होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ हो, दे आर कॉल्ड आयंस। इनको क्या कहा जाएगा, आयंस कहा जाएगा। ये या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे और या पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उनको कहा जाएगा एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनको कहा जाएगा केटायन। इनको क्या कहा जाएगा केटायन। जो नेगेटिव कैटायन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो एन, अब देखो एन आ रहा है AN, इसे ध्यान में रखना, आयन तो दोनों में है, एन आ रहा है तो नेगेटिवली चार्ज, तो एक नेगेटिव होगा तो एक जो पॉजिटिव होगा ही। तो ये कैटायन क्या हो गया, यहाँ पे कैट आ रहा है स्कैट, तो कैट में तो एन है नहीं, यहाँ पे एन है, तो ये हो जाएगा एनायन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा कैटायन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड क्या कंस्टिट्यूट करता है Na+ और Cl-। तो प्लस है पॉजिटिव दैट इज कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन है। तो N फॉर नेगेटिव, N फॉर N जो है इसके बीच में आया है तो इसीलिए एनायन
कहेंगे। अब जो है बहुत सारे ग्रुप हैं। ग्रुप ऑफ एटम जब कंसिस्ट करेंगे तो कोई भी आयन जो ग्रुप ऑफ एटम कंसिस्ट करेगा उसको कहेंगे पॉलीएटमिक आयन। पॉली जब ही आ गया क्या हो गया? बहुत सारा पॉली।